हेलो हेलो। चलो रेडी है सब लोग? ठीक है। कैसा रहा एक्सपीरियंस टेस्ट का? हाँ, फर्स्ट टेस्ट सबका फर्स्ट टेस्ट राइट। और जनवरी वालों का फिर काफी टेस्ट हो गए। ऑडिट का फर्स्ट है, हाँ बराबर है। अच्छा लगा, ठीक है। एग्जाम्स में तो इजी पेपर आते हैं एक्चुअली इस चैप्टर से ना, चैप्टर 1 से बिल्कुल ऐसे टफनेस। सिर्फ सितंबर के एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था। बाकी ऐसा मतलब टफ मतलब वो स्टडी मैट में नहीं था, स्टडी में था लेकिन जनरल आंसर था, कंसेप्ट्स के ऊपर आंसर था। बाकी ऐसा देखे हुए आंसर आप जैसा जो जनवरी 26 का एग्जाम है उसमें पता है कौन सा क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन बैंक देखा होगा तो वो मिसलीडिंग वाला क्वेश्चन आया। क्या था वो? कुछ भी नहीं था। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ क्लियर रखो, पेपर आया ना हाथ में, डिस्क्रिप्टिव देखने का, पहले अपने चैप्टर मार्क कर लेने का। चैप्टर 1 है ना, वो मार्क कर लो। 1 का कौन सा क्वेश्चन है, 9-10 क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है पहले ना डिस्क्रिप्टिव में वो लिख देना, टाइमर लगा के 7 मिनट 8 मिनट में खत्म कर देना, उतने मार्क तुम्हारे पक गए। कभी कभी क्या होता है लिखते लिखते अपन भूल जाते हैं, या कोई अटपटा क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा सा मोमेंटम बिगड़ जाता, आता हुआ क्वेश्चन भी उतना परफेक्ट लिख नहीं पाते। सबसे पहले ऐसे चैप्टर्स रहेंगे, मैं वादा करता हूं 20 मार्क के क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से रहेंगे जो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो और लिख सकते हो। अब स्मार्टनेस देखो, 30 मार्क एमसीक्यूज, 20 मार्क के ये मतलब 40 प्लस तो आने। समझा? प्रॉब्लम क्या है? हवा बनाई हुई, लोग सिर्फ हाथी पे फोकस कर रहे हैं। हाथी तो रहेगा ही ना, सीए का एग्जाम है, लेकिन एक स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज लिखने के लिए और वो सब चीज में आपको एक अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि कितना डिफरेंट है एसएनडब्ल्यू करना और बिना देखे लिखना। एसएनडब्ल्यू सिर्फ एक बेस है कि बिना देखे लिखते वक्त आपको लैंग्वेज आए। बहुत बार क्या होता है, अपने को पता है कि क्या लिखना है पर अपन उसको लिख नहीं पाते। ठीक है ना? तो ये टेस्ट जरूरी था ये समझने के लिए कि ऑडिट में और कितना बेटर किया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताऊं, किसको लगता है कि अपनी टेस्ट अच्छी गई? अच्छी मतलब 14 प्लस बिना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। बहुत बढ़िया, 1 2 3 4 बस। बाकी किसी को लगता नहीं? किसी को लगता मॉडरेट गई? यथार्थ? अच्छा आपने दिया ही नहीं। मॉडरेट मतलब कितना एक्सपेक्टेशन? 12 11 12 10 प्लस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है आपको आपके अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मार्क्स मिल जाए या आपने अंडरस्टैंडिंग से कम मार्क्स मिल जाए, बट मेरा ऐसा एक आपसे वो रहेगा कि कभी भी है ना, डो इन माय ऑडिट आई मे आस्क यू आफ्टर एवरी ऑडिट टेस्ट, आई डोंट वांट मॉडेस्ट आंसर्स, आई वांट प्रैक्टिकल आंसर्स। ठीक है, मैंने बोला किसकी किसकी अच्छी गई। अगर तुमको लगता है ना अच्छी गई तो हाथ ऊपर करना, शर्माना मत किसी से भी। ये इसका एक कारण है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, किसी के मन में ये होगा ना अच्छी गई लेकिन अपन ज्यादा होशियारी क्यों करना, मॉडरेट में हाथ ऊपर करना, वैसा मत करना। और अच्छे वाला तभी अच्छी करना जब सही में अच्छी लग रही है उसको गई करके। ये एक्सपेक्टेशंस ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन। अब ये ऑडिट प्रोग्राम जिसके लिए अपन आज मिले हैं, अब आज हमारे पास समय की कमतरता है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम लोग क्लास कब क्लोज करने वाले, 10। वी आर क्लोजिंग द क्लास ऑन 11 शार्प, 1 घंटे में। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर मैम का क्लास चालू हो जाएगा। ठीक है, 11:15 मैम का 11:15 चालू होता ना, 11:15 11:20 तो वैसा मैम का चालू हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑडिट प्रोग्राम का एक सबसे बड़ा दुविधा ये है कि दिस पर्टिकुलर थिंग हैज गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बट द इश्यू इज कि इससे एग्जाम में क्या पता क्यों पिछले 3-4 अटेम्प्ट में ऐसा बहुत कुछ नहीं आया है, और ये रद्दी नहीं है। तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि हाई चांसेस है, सितंबर अटेम्प्ट तो खैर अपना किसी का भी नहीं है, लेकिन जनवरी से अगर प्रोग्राम के ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं आई सितंबर में, तो हाई चांसेस है कि जनवरी पे ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर
या मई में प्रोग्राम के ऊपर टेस्टिंग आ जाए एग्जाम में, तो इसको अपने को अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होना चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कल कहा कि इसके पहले वाला जो पार्ट है मैक्सिमम क्वेश्चन वो लोग वहां से पूछ लेते हैं। हमको क्या हेल्प करेगा, हमारा मैप क्या हेल्प करेगा, मैप। चैप्टर 1 में भी आपका धीरे धीरे कोरिलेशन बैठ रहा होगा कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। चैप्टर 2 में भी वो होना चाहिए। प्लस आपको मम्मी घर जाके पूछना यार ऑडियो प्रोग्राम में कितने क्वेश्चन है, तब तो बोलना चाहिए मम्मी 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन कौन से, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आंसर का छोड़ो, क्वेश्चन का रिवीजन, ठीक है, उससे स्वैप नहीं होगा। चलो ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन कल पढ़ लिया था, ठीक है। आपका मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, ठीक है। आपको आज बहुत भरपूर होमवर्क है, आज आपको मेरा पूरा एएस का होमवर्क करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो ऑडिट का होमवर्क मैंने कल दिया था, अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो आज करेगा और मुझे कल दिखाएगा, ठीक है ना। ओके, इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम नॉट प्रैक्टिकल, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हम आ रहे हैं तीसरे पार्ट पे, द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। अच्छा, हमने मैप कहां तक बना लिया, मैप कहां तक बनाया, सिर्फ पेज छोड़ा है, लास्ट में बनाना है, ठीक है, मैं बना दूंगा मैं, चलो जाने दो, ठीक है। ये 1 2 अगर मैं मैप बना रहा हूं मैं, अब उसके बाद में जो जम्बो टॉपिक्स आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उनमें साथ साथ में मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, इसे क्वेश्चन लिखे थे अपन ने ऑडिट प्रोग्राम का, कोई क्वेश्चन लिखे थे ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर, बोलो ना, नहीं सर लास्ट क्वेश्चन अपना वो था कि while framing audit program, that program established earlier or similar businesses can be used for current audit as both businesses are similar. Do you agree with that? हाँ, मतलब हमने बना लिया, ठीक है, ओके। कल की क्लास में कोई यहाँ पे है जो प्रेजेंट नहीं था, आप नहीं थे, आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर देख के आना है, ये सब समझेगा नहीं कुछ भी। अब मैं एक एक को बोलूं क्या कॉल करके कि तूने लेक्चर देखा क्या, तुम आए थे कल, आपने लेक्चर देखा नहीं देखा, हाँ तो वो उसको मैंने बोला थोड़ी था, अपना बात हुआ अलग से लेक्चर देखने के लिए, तो खुद से देखना है ना, ये ध्यान में रखना, एटलीस्ट उतना तो करो, ठीक है। लेक्चर देख के और नहीं तो समझेगा नहीं बोला। अब हम आते हैं असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, अगला पार्ट क्या समझ में आ रहा है इससे, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। फोकस फोकस फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही कहीं लर्न करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, कार्तिक, किसको, ऑडिटर को, गलत, हाँ दिव्या, टीम मेंबर्स, किसको, सी असिस्टेंट का सिंपल मतलब है आर्टिकल असिस्टेंट, क्या मतलब है, आप लोग है ना, तो टू कीप एन ओपन माइंड, इन लोगों को अपना दिमाग ओपन, नॉर्मली क्या होता है कि एंगेजमेंट पार्टनर चल रहा है, अपन चल रहे पीछे पीछे, अपना दिमाग बंद है, वो बोल रहा उठ उठ बैठ बैठ, समझ में आ रहा, ऐसा करना है क्या, नहीं। तो आईसीआई ने बोला है कि असिस्टेंट्स को भी अपना माइंड ओपन रखना है, पॉइंट समझो। टू स्टार्ट विथ an auditor having regard to the nature, size and composition of the business and the dependability on internal control and the given scope of work should frame a program which should aim at providing a minimum essential work, क्या बोलता, minimum essential work which may be termed as standard program, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा ऊपर, इसके पहले का पार्ट ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनेगा, नेचर साइज और बिजनेस समझेंगे अपन, नेचर साइज किसका, बिजनेस का, जिसका अपन ऑडिट कर रहे हैं, उसके इंटरनल कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव है वो समझ में आ जाएगा अपने को, और ये सब को कंसीडर करके आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है, और वो ऑडिट प्रोग्राम आपको सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स देता है। ये सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर को बोलते हैं मिनिमम एसेंशियल वर्क, कि कम से कम इतना तो करना ही है। अभी ये पॉइंट का इजाद ही यहां से हुआ है। प्रोग्राम में क्या हो रहा था, ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है ये करना है, बच्चे क्या कर रहे थे, सिर्फ उतना उतना कर रहे थे, लेकिन कभी कभी सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट रहते हैं, तो देखो इम्प्रॉम्प्टू अपना कॉमन सेंस चलाना होता है, लेकिन बच्चा क्या बोलता है, प्रोग्राम में ये लिखा है। इसलिए आईसीआई ने बोला कि ऑडिट प्रोग्राम जो है इट प्रोवाइड्स मिनिमम एसेंशियल वर्क, इसके ऊपर ते को लगे तो तू कर, अपना दिमाग ओपन रख,
समझ में आया बात? हमने जो ऑडिट प्रोग्राम का डेफिनेशन ऊपर पढ़ा था कि ऑडिट प्रोग्राम क्या है, एक सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हमको एविडेंस मिले और उन एविडेंस के बेसिस पे अपन ओपिनियन फॉर्म करें। अदर वर्ड्स में बात करी जाए तो ऑडिट प्रोग्राम एक डिटेल्ड प्लान है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने का गिवन सर्कमस्टेंसेस में। एक डिटेल्ड प्लान है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने का। ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, कौन से लगाने हैं वो ऑडिट प्लान में लिख दिया, इंस्पेक्शन लगाने हैं, ये लगाने हैं। अब वो प्रोसीजर कैसे लगेंगे, कौन लगाएगा, कितने कितने लगाएगा, वो सब लिखा है प्रोग्राम में। तो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, ऑडिट प्रोग्राम is all about audit procedures. Audit program is all about audit procedure. Audit strategy is all about setting the timing and direction of audit and scope of audit. Audit plan is all about addressing the various matters identified in audit strategy and the NTE of procedures to be applied. ये है audit plan. Audit program audit plan से उठ के बनता है। अब NTE ऑफ प्रोसीजर मालूम पड़ गया, क्या नेचर का प्रोसीजर लगाना है, कितने एक्सटेंड का लगाना टाइम। अब ऑडिट प्रोग्राम में उसकी सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर होती है कि अगर तू इंस्पेक्शन लगा रहा है तो ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना, ये चेक करना, पूरा लिखा होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम इज ऑल अबाउट प्रोसीजर्स, ठीक है। तो इट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। हेंस एन आर्टिकल असिस्टेंट शुड कीप एन ओपन माइंड, ठीक है, बिकॉज ऑडिटर क्या करेगा, हैविंग रिगार्ड, बोलो, मतलब कंसीडर करेगा, क्या कंसीडर करेगा, नेचर साइज ऑफ बिजनेस। ऑडिटर हैविंग रिगार्ड नेचर साइज एंड बिजनेस। ऑडिटर हैविंग रिगार्ड नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ये वाली आवाज चाहिए, ठीक है। ही विल डिजाइन एन ऑडिट प्रोग्राम which provides a minimum essential work which may be termed as standard program। भाई इतना तो करना है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। हम किसी के फंक्शन में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम, स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, एक गुलदस्ता लेके जाना, ये मिनिमम है। अब उसके ऊपर तेरे को सोने की रिंग देना तेरी इच्छा है, बराबर है। दूसरी बात, एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड, बोलो, अभी तुमको मिला ना चैप्टर 1 का टेस्ट लिख के, एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, बोलो, एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। जब तक मैं टेस्ट सोल्व नहीं करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा मैं कितना याद कर पा रही हूं, है ना। एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क, the audit program may be altered to take care of situations which were left out originally but are found relevant for the particular concern, है ना। ये फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न आप काट भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको काट दो, सेंटेंस इजी होता है। कितना प्यारा पॉइंट है, बोलता है देख, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल टू कीप एन ओपन माइंड, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। अभी तक क्या पढ़ा सर, आपने ऑडिट प्रोग्राम को डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। डेफिनेशन क्या बोलता है सर, ये सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर है जो हम अप्लाई करते हैं एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, और एविडेंस से हम लोग ओपिनियन बनाते हैं। अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूं तो ये मोर डिटेल्ड प्लान है सर प्रोसीजर लगाने का। क्या लगाने का? प्रोसीजर लगाने का। अब सर जब हम असिस्टेंट की बात करें तो सर ऑडिटर जो है वो नेचर साइज ऑफ बिजनेस को समझ के एक प्रोग्राम बनाता है, ठीक है। वो प्रोग्राम क्या प्रोवाइड करता है कि मिनिमम एसेंशियल वर्क आपको ये करना है, और उसी को सर स्टैंडर्ड प्रोग्राम बोलते हैं। लेकिन सर जब एक्चुअली मैं काम करता हूं तो मुझे अनुभव आता है, एज एक्सपीरियंस इज गेन्ड बाय एक्चुअली कैरिंग आउट द वर्क। सर काम करते करते मेरे को मालूम पड़ा कि ये एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो ओरिजिनली ऑडिट प्रोग्राम में ऐड नहीं किया है, लेकिन काम करते करते मेरे को समझ आ रहा कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अब मैं अगर ये हट लेके बैठ जाऊं, प्रोग्राम में नहीं लिखा है, मैं नहीं करूंगा, चलेगा क्या? दैट मीन्स आप ओपन माइंड नहीं रख रहे। मान लो टेस्ट है, टेस्ट के अंदर कोई नया क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे कि ये मैंने पढ़ा नहीं, आप ट्राई करोगे ना, आप अपना लॉजिक लगाओगे ना उसमें, वो वाली बात है। अगर वो लेफ्ट आउट ओरिजिनली है लेकिन आपको लग रहा है कि वो रेलेवेंट है,
फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न, जो भी कंसर्न आप कर रहे हो, जो भी ऑडिट आप कर रहे हो, इन्वेंट्री, पीपीई, डेटर, जो भी कर रहे हो, आपको लगता है उसके लिए वो रेलेवेंट है, तो आप ओपन माइंड रखो। देखो, द प्रोग्राम में बी अल्टर्ड, क्या बोला? प्रोग्राम में बी अल्टर्ड। हम बोले प्रोग्राम को अल्टर करेंगे अगर कोई चीज ओरिजिनली लेफ्ट आउट हुई थी लेकिन तेरे को लग रहा है कि वो रेलेवेंट है। ओपन माइंड, ओपन, ये जो हेडिंग है, क्या ये पॉइंट इससे मैच कर रहा कि नहीं कर रहा? कर रहा ना? बिल्कुल कराना। सर ओपन माइंड का मतलब ही ये होता है कि जो सेट ऑफ प्रोसीजर्स है उसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो दिमाग को ओपन रखो। क्लियर है? ठीक है, अब आ जाओ उसका। अब देखो इसका उल्टा देखो यथार्थ, एक मिनट, तीसरा पॉइंट, सिमिलरली इफ एनी वर्क, अभी इसका उल्टा क्या रहेगा? पढ़ने के पहले अभी हमने क्या बोला कि कोई काम उसमें ओरिजिनली लेफ्ट आउट था, मतलब नहीं था, आपको लगा कि वो रेलेवेंट है, तो आप उसको डेफिनेटली प्रोग्राम को अल्टर करोगे और उसको इंक्लूड करोगे, राइट? इसका उल्टा क्या होगा? हाँ सर, कोई चीज उसमें ऑलरेडी थी लेकिन काम करते करते अपने को लग रहा है कि ये टोटली इररिलेवेंट है। देखो सिमिलरली बोले ऐसे ही, हिंदी में बात करना, इफ एनी वर्क, अगर कोई काम ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर, जो ओरिजिनली प्रोग्राम में प्रोवाइडेड था, ओरिजिनली प्रोवाइडेड में प्रोग्राम में लिखा था, प्रोवाइडेड फॉर प्रूव्स बियॉन्ड डाउट, बिना डाउट के अगर हमको ये लगता है कि ये टोटली अननेसेसरी है या फिर इररिलेवेंट है, इट मे बी ड्रॉप्ड। सबको समझ में आया? पक्का? द असिस्टेंट एंगेज इन द जॉब, जो भी असिस्टेंट जॉब में है, शुड बी एंकरेज, एंगेजमेंट पार्टनर का काम है कि मैं उनको एंकरेज करूं टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू, कि अपना दिमाग ओपन रखो बियॉन्ड द प्रोग्राम विच आई हैव गिवन टू यू, विच इज नथिंग बट सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। तो मेरा काम है कि मैं एंकरेज करूं। क्लियर है? ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑडिट प्रोग्राम को लेकर, एंड आई थिंक इसका एक क्वेश्चन शरीफ अपने क्वेश्चन बैंक में है भी। इट इज बेसिकली लाइक अ क्वेश्चन बैंक। मैं आपको एएस का क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, मैं आपको ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, मैं आपको कॉस्टिंग का क्वेश्चन बैंक दे रही है। क्वेश्चन बैंक इज ऑडिट प्रोग्राम, इट इज मिनिमम एसेंशियल वर्क, ठीक है? लेकिन हम आपको बार बार एंकरेज क्या कर रहे हैं, हम रोज आपको क्वेश्चंस क्यों भेज रहे हैं कि आप अपना ओपन माइंड रखो कि इससे बाहर की भी कोई चीज एग्जाम में आ सकती है। तो वी आर एंकरेजिंग यू टू थिंक बियॉन्ड क्वेश्चन बैंक। यस, सिंपल। फाइनल कॉल फॉर आर्टिकल्स टू कीप एन ओपन माइंड, सिंपल। पहली चीज कि ऑडिट प्रोग्राम एंगेजमेंट पार्टनर बनाता है, ठीक है? द ऑडिट प्रोग्राम इज ड्रॉन बाय द ऑडिटर, ठीक है, विथ रेफरेंस टू the size and nature of the business, and that audit program provides minimum essential work to be performed by the assistant, which is also known as standard program। पहली बात तो ये है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है और वो क्या प्रोवाइड करता है, तो वो एक स्टैंडर्ड देता है। मिनिमम एसेंशियल वर्क अगर आपके आंसर में नहीं आया, मार्क्स कटेंगे। ये वो बोल्ड वर्ड है जिसकी मैं बात बार बार करता हूं, ठीक है? उसके बाद में सेकंड पॉइंट, अब अपने को दो बातें करनी है। एक कि तेरे को काम करते करते कोई चीज ऐसी मिली विच वाज ओरिजिनली लेफ्ट आउट but you are finding it relevant, so you have to alter the program। दूसरा, a particular part of procedures which is included in the program, but while carrying out the work you found that particular part to be unnecessary without any doubt, hence that part should be skipped। और लास्ट कंक्लूडिंग लाइन ये है कि एंगेजमेंट पार्टनर शुड ऑलवेज एंकरेज द असिस्टेंट्स टू कीप एन ओपन माइंड। खत्म हो गया आंसर, 3 पॉइंट आंसर। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन भी अच्छा बनवाता हूं, चलो लिखो, फटाफट लिखो, लेकिन आज टाइम कम है। सीए शुभम is conducting audit of Reliance Limited with a team of 25 article assistant। With a team of 25 article assistants, CA Shubham is conducting audit of Reliance Limited with a team of 25 article assistants, full stop। A standard audit program is provided to the article assistants। A standard audit program is provided to the article assistants
for their respective areas assigned. Done. For their respective areas assigned. इसके आगे full stop. One of the article, रंजन बेटा, one of the article, Mr. Atharva has some query regarding inventory verification. And according to him, a certain procedure should be added in the program. A certain procedure should be added in the program. To take care of a special scenario. Full stop. देखो, CA Shubham has clearly mentioned to Atharva that he has to follow the program without any queries. अब है ना, यहाँ पे देखो कितनी अच्छी केस स्टडी बनाई मैंने. ऐसी केस स्टडी एग्जाम में आएंगी. दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट. वैसा आएगा कि कुछ केस स्टडी ऐसी आएगी. ठीक है. अब यहाँ तुमको है ना, तुम्हारा मैथ काम आएगा, क्योंकि हमने ऊपर एक क्वेश्चनिंग माइंड वाला भी पढ़ा है. ठीक है, एक एस्पेक्ट क्वेश्चनिंग माइंड वाला पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन में प्रोग्राम बोला हुआ है. क्या बोला हुआ है? अब तुमको दिमाग में क्या आना चाहिए कि प्रोग्राम के अंदर क्या क्या पार्ट था. फिर तुमको आएगा प्रोग्राम के अंदर तीसरा पार्ट था ओपन माइंड. क्या था? अब मेरे को ये ओपन माइंड वाला आंसर करना है. इसमें पहले बात थी तो ऑडिट प्रोग्राम को लेके थी कि ऑडिटर बनाता है और वो मिनिमम एसेंशियल वर्क है. ठीक है. अब इसकी जो आपके हेड पॉइंट्स बनेंगे ना, उसमें पहला क्या बनेगा, भी सुनो सिर्फ ध्यान से, और फिर ऐसे ही बनाना. 3 बन गए एरो. पहला एरो क्या बनेगा, ऑडिटर प्रिपेयर्स प्रोग्राम. ठीक है, ऑडिटर प्रिपेयर्स प्रोग्राम. और उसके नीचे क्या रहेगा, विच इज मिनिमम एसेंशियल वर्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोग्राम. दैट्स इट. ये 4-5 वर्ड से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है खुद का. ऑडिटर प्रिपेयर्स प्रोग्राम, मिनिमम एसेंशियल वर्क इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोग्राम. उसके बाद में सेकंड में क्या लिखोगे, एक्सपीरियंस गेन्ड. क्या लिखोगे? ठीक है. प्रोसीजर ओरिजिनली लेफ्ट आउट मे बी रेलेवेंट प्रोग्राम शुड बी अल्टर्ड. ठीक है. ऐसा आपको 2 एरो में फिट करना है. और तीसरे में वाइज वर्सा. क्या लिखोगे? वाइज वर्सा, प्रोसीजर ऑलरेडी इंक्लूडेड फाउंड इररिलेवेंट. दैट्स इट. अब कितना प्यारा बन गया ये. अब आपको टेस्ट के पहले रिवाइज करना है, आपको सिर्फ ये रिवाइज करना है, हेड पॉइंट्स. सेंटेंस लर्न करने कोई भी यहाँ पे जा रहा होगा, फिर से बोल रहा हूँ, क्लास का टाइम लेके ऑडिट कभी नहीं होने वाला है. 25-26 मार्क्स मिलने वाले का वही हाल है. आप अगर सेंटेंस लर्न करने जाओगे तो ऑडिट भूल जाओ. आपको ये हेडर्स लर्न करने होंगे, सेंटेंस खुद फ्रेम करना होगा. ठीक है. आगे चलो, ये हो गया. उसके बाद में पीरियोडिक रिव्यू. अब देखो, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये अपना अगला एक्सपेक्ट है. पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, एक बार प्रोग्राम बन गया तो जिंदगी भर के लिए बन गया क्या, है ना. जैसे हमने ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान के लिए बोला है कि वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. चेंज इन वन मे बी चेंज इन अनदर. इन द सेम वे ऑडिट प्रोग्राम का आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना पड़ता है कि अगर कुछ भी चेंजेस हुए तो हमें प्रोग्राम में भी चेंजेस करना पड़ेगा. नहीं तो क्या होगा, हम एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम, ऑब्सोल्यूट मतलब जो आज रेलेवेंट नहीं है, उसके बेसिस पे काम करते रहेंगे.
उसके बेसिस पे काम करते रहेंगे। समझा ना? ऑब्सोल्यूट का मतलब समझा? ऑब्सोल्यूट, OBSLET, ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरी बोलते ना, जो इन्वेंटरी कुछ काम की नहीं, वैसा ही ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम। ठीक है, चालू करें। ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। पीरियोडिक रिव्यू, ओपन माइंड और पीरियोडिक रिव्यू दोनों। देयर शुड बी अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं पहले पॉइंट में? ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। अभी है ना, आप सबसे पहले क्या करो, इसके लिए लाइन छोड़ दो ओपन माइंड के लिए। मेरे ख्याल से आप हाफ अ पेज छोड़ दो, है ना, और फिर उसके बाद में लिखो स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, लिखा? लिखा है ना? अब इसके अंदर 4 एरो आएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट फॉर ऑब्टेनिंग रिक्विजिट नॉलेज एंड एविडेंस अबाउट द ट्रांजेक्शन। कि आपको ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि आपको पता चले कि ये आज भी रेलेवेंट है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए ट्रांजेक्शंस को लेके। करेक्ट है? प्रोग्राम से क्या निकल रहा है कि सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, उससे क्या मिलने वाला है? एविडेंस। एविडेंस से क्या होने वाला है? ओपिनियन, कंक्लूजन एंड देन ओपिनियन। करेक्ट है ना? तो वो बोल रहा है कि आपको ऑडिट प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना पड़ेगा, ये समझने के लिए कि ये आज भी रेलेवेंट है, ये आज भी रेलेवेंट है फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। किस चीज को लेके एविडेंस? ट्रांजैक्शंस को लेके एविडेंस, इवेंट्स को लेके एविडेंस, है ना? क्लियर है? अगर कोई पूछता है कि ऑडिट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या बोलोगे आप? नो, वो तो स्कोप है। ऑडिट प्रोग्राम आपके बुक में नहीं है ये चीज, मैं आपको पूछ रहा हूं ऑडिट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? एविडेंस फाइंड करना। क्या ऑब्जेक्टिव है? एविडेंस फाइंड करना। ऑडिट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव थोड़ी है डायरेक्शन और टाइमिंग सेट करना या ये सब, सिंपल ऑब्जेक्टिव एविडेंस प्राप्त करना। सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर क्यों लगा रहे? और एविडेंस, सिंपल है। तो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पहले चीज पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये समझने के लिए कि आज भी ये प्रोग्राम कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट है क्या, आज भी ये प्रोग्राम एडिक्वेट है क्या? क्यों? फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस अबाउट द ट्रांजैक्शंस। तो पहला पॉइंट क्या है? पीरियोडिक रिव्यू। करेक्ट है? पहला एरो बनाओ जल्दी से, लेफ्ट में ऐसा एरो बनाओ 4। पहले वाले में लिखो, पहले वाले में लिखो शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। 4 बोला गौरांग मैंने, शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। उसके नीचे एक और एरो बनाओ, टू असेस वेदर एडिक्वेट, टू असेस वेदर एडिक्वेट। उसके नीचे एक और, फॉर फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस, फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। समझ में आ रहा? पहला पॉइंट सिंपल है कि देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। क्यों? टू असेस वेदर द सेम कंटिन्यूज टू बी एडुकेट। क्यों? फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। हो गया चार्ट। उसके बाद में अनलेस दिस इज डन एनी चेंज इन द बिजनेस पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट मे नॉट बी एडिक्वेटली नोन। है ना? अगर तुम पीरियोडिक रिव्यू नहीं करते हो तो क्लाइंट की बिजनेस पॉलिसी में कुछ भी चेंज हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप प्रोग्राम को रिव्यू करते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इसमें आज ये है, क्लाइंट का आज ये चेंजेस हुए हैं, तो अपन इसको प्रोग्राम में डाल। अगर आप ये एटीट्यूड रखो ही नहीं पीरियोडिक रिव्यू का, तो आप बिजनेस की तरफ देखोगे भी नहीं, बस जो लिखा है वो फॉलो करते जाओगे। लेकिन बिजनेस में अगर कुछ चेंज हुआ, पॉलिसी में कुछ चेंज हुई, तो आप स्किप कर दोगे। वो स्किप कर दोगे तो हो सकता है कि आप एक खराब गलत ऑडिट रिपोर्ट दे दो, है ना? से फॉर एग्जांपल 31 मार्च क्लोज हो गया, हमने ऑडिट चालू कर दिया। ठीक है, मान लो 1 अप्रैल से तुमने ऑडिट चालू कर दिया,
10 अप्रैल को सरकार का अनाउंसमेंट आया कि जो जो कंपनीज का 31 मार्च को ईयर क्लोज हुआ है वो अपने अपने रिपोर्ट अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 20 डिस्क्लोजर मैंडेटरी ऐड करेंगे अगर वो बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी का है तो। सरकार ने ला दिया नया गाइडलाइन, तुम्हारा प्रोग्राम बन गया, तुम्हारा ऑडिट चालू था, तुम उसका पीरियोडिक रिव्यू नहीं कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, प्रोग्राम ले रहे हो सॉल्व कर रहे हो, प्रोग्राम ले रहे हो कर रहे हो, प्रोग्राम ले रहे हो कर रहे हो। तुमने क्लियरली सरकार का नया गाइडलाइन इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू नहीं हुआ। ठीक है, तुमने रिपोर्ट दे दी, उसमें सारे डिस्क्लोजर आए क्या एज पर एएफआरएफ? नहीं आए, मतलब तुमने गलत रिपोर्ट दे दी। समझा? ठीक है, सो देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू। क्या होना चाहिए? पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। ठीक है, सो बोलते हैं अगर तू पीरियोडिक रिव्यू नहीं करेगा ना तो आपके क्लाइंट के बिजनेस पॉलिसी में कुछ भी चेंज हुआ तो हो सकता है कि तेरे को पता ही ना हो, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और फिर क्या होगा पता है, जो ऑडिट वर्क तूने किया है वो तू एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम के बेसिस पे कर दिया, जो प्रोग्राम आज रेलेवेंट ही नहीं, उसके बेसिस पे तूने पूरा काम कर दिया। इट्स एज गुड एज स्टडीइंग ऑडिट फ्रॉम द ओल्ड बुक। यस, पूरी मेहनत करी, गलत बुक पे कर दी। तेरा काम क्या है? अमेंडमेंट से खुद को वाकिफ रखना, राइट? ठीक है, तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो पहला हम क्या लिखेंगे? अपनी नोट्स पे आ जाओ। पहले क्या लिखेंगे अपन? जो रजिस्टर में लिखा, पीरियोडिक रिव्यू शुड बी डन। उसके बाद में टू असेस वेदर द सेम इज एडिक्वेट, काय के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। फिर धमकी सेकंड रो, अनलेस दिस इज डन, down arrow, change in business policy may not be known, down arrow, है ना, डाउन एरो, वर्क कैरीड ऑन ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम, पीरियोडिक रिव्यू। पहला पॉइंट सिंपल है, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। उसके बाद में क्यों होना चाहिए? ताकि हम लोग असेस कर पाए कि अभी भी वो एडिक्वेट है क्या, काय के लिए एडिक्वेट है? फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। फिर धमकी, अगर ये नहीं किया तो बिजनेस पॉलिसी का चेंज तेरे को मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, और तू जो काम कर रहा है वो एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, थर्ड, यूटिलिटी ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कैन बी रिटेन्ड एंड एनहांस्ड। बोलता है ऑडिट प्रोग्राम की जो यूटिलिटी है वो आप एनहांस तभी कर पाओगे, मतलब यूज, यूटिलिटी मतलब यूज, ऑडिट प्रोग्राम का जो यूज है वो आप तभी एनहांस कर पाओगे, उसके यूज को तब बेटर कर पाओगे only by keeping the program as also the client's operation and internal control under periodic review। आप प्रोग्राम की यूटिलिटी तब एनहांस कर पाओगे जब आपने तीन चीजों को पीरियोडिक रिव्यू में लगा, प्रोग्राम को, क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशंस को और क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल को। ये तीनों चीजों का आपको पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है, अगर आपने मान लो एग्जाम में लिखा और आपको मान लो ये याद नहीं आया, क्लाइंट ऑपरेशन, इंटरनल कंट्रोल, तो चलता, लेकिन ये मत भूलना प्रोग्राम, क्योंकि बात किसकी चालू है? प्रोग्राम की, है ना। तीसरा पॉइंट अपना सिंपल है कि आप प्रोग्राम की यूटिलिटी कब एनहांस कर सकते हैं? जब अपने प्रोग्राम को पीरियोडिक रिव्यू में रखा। क्लियर है? ठीक है, सो दैट इनएडिक्वेसीज ऑफ द प्रोग्राम में बी रिमूव। प्रोग्राम में अगर कोई इनएडिक्वेसीज है, कोई फालतू की चीज लिखी है या कोई गलत चीज लिखी है या वो चीज आज रिलेवेंट नहीं है तो आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, तीसरा एरो लिखो, यूटिलिटी कैन बी एनहांस्ड इफ प्रोग्राम अंडर रिव्यू, यूटिलिटी कैन बी एनहांस्ड इफ प्रोग्राम अंडर रिव्यू। डाउन एरो, hence inadequacies removed। ठीक है ना, 3 पॉइंट हो गए। क्या बात कर रहे हैं अपन? पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट क्या है
कि पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग देख पाए कि वो आज भी एडुकेट है क्या, है ना, काय के लिए एविडेंस इकट्ठा करने। तो पहली बात है पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर नहीं हुआ तो आपको बिजनेस पॉलिसी का चेंज मालूम नहीं पड़ेगा और आप एक ऑब्सोल्यूट प्रोग्राम के ऊपर काम कर दोगे। तीसरा कि आप इस प्रोग्राम की यूटिलिटी एनहांस कब कर पाओगे, जब आपने प्रोग्राम का पीरियोडिक रिव्यू किया है। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए सिर्फ 3 हेड पॉइंट याद रखना हर बार। फर्स्ट हेड पॉइंट, पीरियोडिक रिव्यू शुड बी डन, दैट्स इट, पीरियोडिक रिव्यू शुड बी डन। सेकेंड नहीं, सेकेंड, चेंज में नॉट बी नोन, बोलो, है ना, अनलेस दिस इज डन, अनलेस डन चेंज में नॉट बी नोन, बोलो, अनलेस डन चेंज में नॉट बी नोन। और तीसरा, यूटिलिटी कैन बी एनहांस्ड। पहला, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, बोलो, एक और बार, अनलेस डन चेंज में नॉट बी नोन। और तीसरा, यूटिलिटी कैन बी एनहांस्ड, यूटिलिटी कैन बी, पहला, दूसरा, चेंज में नॉट बी नोन, तीसरा, समझा। चौथा, so long as the program is not officially changed by the principal। इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ने जब तक प्रोग्राम चेंज नहीं किया, एवरी असिस्टेंट डेप्यूटेड ऑन द जॉब शुड अनफेलिंगली कैरी आउट द डिटेल्ड वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गवर्निंग द वर्क। अपनी होशियारी मत करना, जब तक ऑफिशियली प्रोग्राम को प्रिंसिपल चेंज नहीं करता तब तक आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको अनफेलिंगली, मतलब बिना भूले फॉलो करते रहना। सर आपने तो बोला ओपन माइंड, अरे हाँ, लेकिन ओपन माइंड का मतलब ये है कि अपने सजेशंस प्रिंसिपल तक पहुंचाना, अपनी देर गुजारी करके मत चालू करना। उसको लगा तो प्रोग्राम में चेंज करेंगे, फिर तेरे पास में चेंज्ड प्रोग्राम आएगा और फिर तू उसको फॉलो करना, है ना। मैंने उंगली दिया और तुमने हाथ ही पकड़ लिया। मैंने बोला ओपन माइंड रखना और तुम खुद ही चालू हो गए कि मेरे को तो में तू पार्टनर है, तू साइन करने वाला है क्या। समझ में आना पॉइंट। तो हम ओपन माइंड को डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन एक प्रोसेस होगा ना। तो बोलता है जब देखो ये पॉइंट को आईसीआई को अपने मैट में डालना पड़ा, सोचो ये पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो कि जब तक प्रोग्राम चेंज नहीं होता, बोलो, अनलेस द प्रोग्राम इज ऑफिशियली चेंज्ड, ईच आर्टिकल असिस्टेंट ऑन द जॉब शुड अनफेलिंगली follow the instructions given on the program। क्लियर एकदम एकदम। अब ये सेंटेंस को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, खुद के मन में बोलो, कंस्ट्रक्ट करो। बोल लिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे और बेटर हो जाएगा। तो आप लिखो लास्ट पॉइंट, प्रोग्राम नॉट ऑफिशियली चेंज्ड, है ना, प्रोग्राम नॉट ऑफिशियली चेंज्ड। उसके नीचे एक और एरो निकालो, अनफेलिंगली कैरी आउट द डिटेल्ड वर्क, दैट्स इट, अनफेलिंगली कैरी आउट द डिटेल्ड वर्क। डन डन डन। ठीक है ना। चलो, तो पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, इसमें 4 पॉइंट थे। पीरियोडिक रिव्यू शुड बी डन, यूटिलिटी कैन बी एनहांस्ड, ठीक है, अनलेस डन चेंज में नॉट बी नोन, और नहीं, चौथा पॉइंट क्या है, प्रोग्राम नॉट ऑफिशियली चेंज्ड, प्रोग्राम नॉट ऑफिशियली चेंज्ड। आपको पूरा की पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा, लेकिन ये 4 शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अगला, कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। क्या है कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। देखो अब है ना,
ये पूरा आंसर कंस्ट्रक्शन का है, ये आंसर अपने क्वेश्चन में भी है, ये पूरा विद डायग्राम, ठीक है। तो अगर कभी कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम को लेकर क्वेश्चन आया तो पहले ये 3 लिखना पड़ेगा और फिर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। रेडी है? हाँ रेडी है ना, चलो क्वेश्चन लिखो। CA Rahul is appointed auditor of Torrent Power Limited. CA Rahul is appointed auditor of Torrent Power Limited. ठीक है। During the planning stage of the program, he is desirous to construct an audit program. To construct an audit program. हाँ ठीक है ना। स्टेट द पॉइंट्स ही शुड कंसिडर इन दिस रिगार्ड्स। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं? पहला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है। तो अभी तक हमने पढ़ा असिस्टेंट को ओपन मैन रखना है, उसके 3 पॉइंट्स हैं, और पीरियोडिक रिव्यू के 4 पॉइंट्स हैं। अभी देखो इसका पहला पॉइंट, बोले ऑडिट प्लानिंग जो है आइडियली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट एंड अलोंग विथ रिलेटेड प्रोग्राम इट शुड बी रिकंसिडर्ड फॉर मॉडिफिकेशन एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। क्या मतलब है इसका? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ऑडिट प्लानिंग आइडियली कमेंसेस एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। क्या मतलब है इसका? हाँ हमने बोला है कि सर एक ऑडिटर जो है बार बार रीअपॉइंट होता है, जैसे ही पिछले साल का ऑडिट हो गया वो अगले साल की प्लानिंग चालू कर देता है। अलाउड है ना, कर सकता है। अब उसको प्लानिंग करते करते पिछले साल का जो प्रोग्राम है वो भी लेना है और उसको रिकंसिडर करना है फॉर मॉडिफिकेशन एज द ऑडिट प्रोग्रेसेस। जैसे नए साल का ऑडिट प्रोग्रेस होगा उसको कंसिडर करना है कि जो पुराने साल का प्रोग्राम है उसको कुछ चेंजेस करने हैं क्या। Such consideration is based on auditor's review of internal control, his preliminary evaluation thereof, and the results of his compliance and substantive procedures. अब जो भी पिछले साल का उसको एक्सपीरियंस है किस चीज को लेके, इंटरनल कंट्रोल को लेके, ठीक है। जो पिछले साल उसने एफएपी लगाए थे, आरएपी लगाए थे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हैज टू डिसाइड कि जो अगले साल का प्रोग्राम है उसमें क्या मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोलता कि ऑडिट प्लानिंग कमेंस कब होती है? तो ऑडिट प्लानिंग कब कमेंस होती है? आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। करेक्ट है। द ऑडिटर प्लान्स द नेक्स्ट ईयर्स ऑडिट अलोंग विद द प्रोग्राम, ही शुड कंसीडर एनी मॉडिफिकेशन टू द प्रोग्राम फॉर द अपकमिंग ऑडिट। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जब ये वो कंसीडर कर रहा है कि मुझे मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है, वो कंसिडरेशन करते वक्त सच कंसिडरेशन का मतलब मॉडिफाई करूं नहीं करूं कि सेम रखूं, सच कंसिडरेशन करते वक्त ऑडिटर को ध्यान में रखना है कि उसका इंटरनल कंट्रोल को क्या रिव्यू बना था। जो ऑडिट अभी जस्ट हुआ है ना उसमें इंटरनल कंट्रोल को लेकर उसको क्या रिव्यू बना था कि वो कैसे है, उसने क्या एफएपी लगाए थे। सब्सटेंसिव प्रोसीजर मतलब एफएपी, कंप्लायंस प्रोसीजर मतलब कहीं ना कहीं आरएपी, ठीक है। उसके रिजल्ट्स क्या है, उसके बेसिस पे ही विल डिसाइड कि व्हाट नेसेसरी मॉडिफिकेशंस शुड बी डन टू द प्रोग्राम। क्लियर है? ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आईसीआई आपको ये सिखा रही कि कंस्ट्रक्शन चालू कब होता। तो आईसीआई बोलती जैसे ही पिछले साल का ऑडिट खत्म हो गया ऑडिट प्रोग्राम बनना चालू हो जाता है और आप देखते हो कि आपको नेसेसरी मॉडिफिकेशन उसमें कुछ करने हैं क्या। और ये मॉडिफिकेशंस करते वक्त आपको कंसीडर करना है कि आपका इंटरनल कंट्रोल को लेके क्या रिव्यू था, एफएपी आरईबी को लेके आपके क्या एक्सपीरियंस थे,
और उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस करने हैं। क्लियर है? ठीक है। However, in some cases, auditor may have no discretion as to the timing. For example, sorry, the auditor normally has flexibility in deciding when to perform audit procedures. Normally, auditor के हाथ में होता है ना, normally कि मैं कौन सा प्रोसीजर कब लगाऊं, ऑडिटर के हाथ में है। मैं पीपी कब चेक करूं, मैं डेटर कब चेक करूं, है ना, मैं सेल्स कब चेक करूं, ये किसके हाथ में है? ऑडिटर के हाथ में। बराबर है। लेकिन नीचे वाला पॉइंट क्या बोलता है, कुछ केसेस में ऑडिटर के पास में ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो टाइमिंग डिसाइड कर सके कि उसको प्रोसीजर कब लगाने। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑब्जर्विंग टेकिंग ऑफ इन्वेंटरीज बाय क्लाइंट पर्सनल और वेरीफाइंग द सिक्योरिटीज एंड कैश बैलेंसेस एट द ईयर एंड। अरे भाई, इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन तो ईयर एंड पे होगी ना, कैश की चेकिंग भी ईयर एंड पे होगी ना। तू बोलेगा क्या मैं कैश की चेकिंग 30 अप्रैल को करता? पॉसिबल है क्या? तब तक तो कैश ऊपर नीचे हो गया होगा पूरा फिजिकल में। तो इन्वेंट्री की चेकिंग कब होगी? 31 मार्च को। कैश की चेकिंग कब होगी? 31 मार्च को। समझ में आ रहा? अब ये कुछ प्रोसीजर्स है जिसको लेके ऑडिटर के पास में डिस्क्रिशन नहीं है, नो फ्लेक्सिबिलिटी। ऑडिटर हैज टू फॉलो व्हाट इज द रूल। ठीक है। अब ये सही सर आप यहाँ पे क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि आप प्रोग्राम बना रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रोग्राम में लिखना पड़ता ना, इन्वेंट्री वाला कब इन्वेंट्री चेक करेगा, कैश वाला कब करेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है। प्रोग्राम बनाते वक्त समझना इस चीज को। बाकी जगह पे आपका डिस्क्रिप्शन है, आपको कैसे एबीसीडी रखना आपका कोई इशू नहीं है। आप पहले ए करो, बाद में डी करो, फिर बी करो, चलता। लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो उसी टाइम पे होनी चाहिए, वहां पे आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्लियर है? ये ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के पहले 3 पॉइंट्स। अगर एग्जाम में आया तो पहले अपन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है, अपन हिंदी में समझते हैं। इन्होंने अपने को क्या समझाया? इन्होंने बोला पहले आप लोग आंख बंद करो और आप लोग समझो कि आप लोग ऑडिटर हो और आप लोग टोरेंट पावर का ऑडिट करने जाने वाले हो। पहुंच गए गेट पे, खड़े हो कंपनी के सामने। अब शुभम सर ने सिखाया है कि पहले प्लानिंग एक्टिविटीज होती है, ठीक है। आपने 2-4 दिन आप कैबिन में बैठे, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एसी चालू है, मैं बैठा हूं, आप सब लोग बैठे हो, हमने स्ट्रेटेजी बना ली, हमने ऑडिट प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया। नाउ हम लोग ऑडिट प्रोग्राम बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं बाकायदा। सबसे पहले आईसीआई हमको बताया कि ये कमेंस कब होगा। उसमें हमको आईसीआई ने बताया कि पिछले साल का ऑडिट कंक्लूड होते से ही हम ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन चालू कर देंगे एंड वी विल कंसीडर वेदर देयर इज एनी नीड फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडिफिकेशन कब करना है। सच मॉडिफिकेशन शुड हैपन ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो पिछले साल का हुआ था, एफएपी, ठीक है, और आरआईपी के जो आपके रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको मॉडिफिकेशन करना है या नहीं करना है ना, या क्या करना है। करेक्ट है? आंख खोलो। यस, है ना। कब कमेंस होगा? तो एकदम से प्रोग्राम के कंस्ट्रक्शन पे आना मत, पहले ही लिखना कि ऑडिट प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन कब होता है। तो पिछले साल का ऑडिट कंक्लूड हो गया तब से होता है। आपका पहला जो एरो बनेगा वो बनेगा। पहले आपको ये 3 एरो बनाने हैं और फिर आपका आंसर आएगा। पहले एरो में कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, क्या हेडिंग है? उसके नीचे एरो, अभी मत लिखो कुछ भी, उसके नीचे लिख देना घर पे। उसके नीचे पहला एरो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑडिट। और उसके नीचे आखिरी एरो लिखेंगे कंसीडर मॉडिफिकेशंस टू प्रोग्राम, कंसीडर। फिर दूसरा एरो क्या आएगा? व्हाइल कंसीडरिंग मॉडिफिकेशंस, बोलो, व्हाइल कंसीडरिंग मॉडिफिकेशन। उसके डाउन एरो कंसीडर रिव्यू ऑफ आईसी, उसके बाद में एफएपी, उसके बाद में आरएपी, है ना। और तीसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में हमारा आखिरी पॉइंट क्या है? नॉर्मली ऑडिटर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स, क्या लिखेंगे? फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स नो डिस्क्रिशन, क्या लिखेंगे? और फिर लास्ट एरो बना देना एग्जांपल इन्वेंटरी वेरिफिकेशन। समझ में आया? इमेजिन कर पाए ये 3 एरो कैसे बनेंगे? कर पाए ना? अभी ये हो गया अपना। अब इसके बाद में वी आर गोइंग टू दिस, ठीक है।
अब हमारा अगला पार्ट है कि मैं ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कैसे करूं। ठीक है, अभी ये तो हो गई ऊपर की बातें। अब हम एक्चुअली कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के ऑडिट प्रोग्राम का कंस्ट्रक्शन चालू कर रहे हैं। इसमें देखो, सबसे पहला टॉपिक पढ़ो, पढ़ो सब लोग, है ना। भावनाओं में बह मत जाना, है ना। आपका स्कोप इस पर्टिकुलर कंपनी तक सीमित है। आप प्रोग्राम लिख रहे हो, सब्सिडी को भी चेक करेंगे सर। अभी नया प्लान करा सब्सिडी ने, हमको उसको भी चेक करना है। अरे उसका दूसरा ऑडिटर है, तू पेरेंट का ऑडिटर है ना। पेरेंट मतलब मेन कंपनी रिलायंस, सब्सिडी मतलब रिलायंस रिटेल, जियो, ये वो जो भी होंगी। हमको रिलायंस पे फोकस करना है ना। आपका आकर्षण जियो की तरफ है, तो आप अपने स्कोप और लिमिटेशन में रहना। जितनी चादर है उतने पैर फैलाना, सिंपल। तो स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। 3 बार बोलो जल्दी जल्दी, और जोर की, एक और बार। ठीक है, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट। उसके बाद में है प्रिपेयर अ रिटर्न ऑडिट प्रोग्राम। ओरली बोलो चलेगा क्या, है ना। तू ये करना, तू ये करना, तू ये करना, तू चलेगा कैसा। एक लिखित डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई द बेस्ट एविडेंस, है ना। आपको एविडेंस तरह तरह की जगह से मिलते हैं, तरह तरह के प्रोसीजर लगाने से मिलते हैं। अब एक एविडेंस है जो लद्दाख में है, एक एविडेंस है जो इधर ही महाराष्ट्र में है। तो हम क्या देखेंगे, कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है और उनमें से बेस्ट कौन सा है। हम लद्दाख तक कब जाएंगे जब उसके अलावा वो चारा नहीं है ना। तो अपने प्रोग्राम में, क्योंकि प्रोग्राम में तुमको डिटेल में लिखना होता है कि ये प्रोसीजर में ये करना है, ये भी लिखना होता है कि कितने बजे तू ट्रैवल करने वाली है। हमने तो देखा है प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम मतलब डिटेल लेवल पे सब कुछ लिखा होता है कि तू ये टाइम पर ट्रैवल करने वाला है। ठीक है, तो बोलता है कि ऐसा मत करो जी घूम ही रहे बस, जो एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है वो देखो और उनमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा है वो समझो। बात खत्म। ठीक है, तो पहला क्या है, अपने स्कोप में रहो। प्रोग्राम बनाते वक्त लिखित प्रोग्राम बनाना। ठीक है, एविडेंस डिटरमाइन करना कौन सा एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल है और उसमें से बेस्ट एविडेंस कौन सा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट पहले लर्न करो, चलो जल्दी से। ठीक है, हाँ डन, ओके। तो आपको स्कोप में रहना है, आपको रिटर्न बनाना है प्रोग्राम, और तीसरा कौन सा एविडेंस रीजनेबल अवेलेबल है उसमें से बेस्ट कौन सा है, ये मेरा बात। ठीक है, अब देखो, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस। सिर्फ वही स्टेप्स लगाओ जो आपके वेरिफिकेशन पर्पस के लिए जरूरी है। कभी कभी कहता प्रोग्राम बनाने ना, ठीक है, अपन कोई आंसर अच्छे से अपने को आता, ले लिख रहे 15 मिनट तक, बाकी के आंसर खत्म। तो बोले उतने ही प्रोसीजर लिखो जिससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। जबरदस्ती की बातें क्यों लिख रहे हो उसमें। तो अप्लाई ओनली दो स्टेप्स जो यूजफुल है आपके पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए। बराबर बात है ना, क्लियर है ना। ठीक है, अप्लाई ओनली दो स्टेप्स, तो ये स्टेप्स बोलो एविडेंस बोलो कहीं ना कहीं सेम है ना। उसके बाद में इंक्लूड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव फॉर ईच। ये बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए कार्तिक इन्वेंट्री कर रहा, अथर्वा पीपी कर रहा, नंदीश ये कर रहा, इनके हर एक एरिया के लिए ऑब्जेक्टिव असाइन करो, तभी तो इनको मोटिवेशन रहेगा ना कि मेरे को करना क्या है। उसको पन्ना पकड़ा दिया वो, चल उसके ऊपर लिखो फॉन्ट में, कैलिब्री में कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है एक भी मिसस्टेटमेंट इन्वेंट्री से छूटना नहीं चाहिए। तो हर इसके लिए ऑब्जेक्टिव डालो प्रोग्राम के अंदर। तो अभी तक क्या बोला,
स्कोप में रहो, प्रोग्राम लिखित रहना चाहिए, हर एरिया के लिए ऑब्जेक्टिव डालना है, और फिर एविडेंस और स्टेप। एविडेंस कौन सा रीजनेबली अवेलेबल है, और अप्लाई ओनली दो स्टेप्स दैट आर नेसेसरी फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद में कंसीडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर्स। कहां कहां से एरर हो सकता है, वो सारी पॉसिबिलिटी को समझ के प्रोग्राम बनाओ। सिर्फ एक तरफा मत सोचो, हर तरफ से सोचो कहां कहां से एरर हो सकता है। कभी कभी क्या है, अपन सिर्फ सोचते कि सिक्योरिटी गार्ड चोर था, लेकिन पिक्चर में बाद में मालूम पड़ता सिक्योरिटी गार्ड चोर नहीं था, एम्प्लॉय चोर था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बहकाया। मालूम पड़ता ना अपने कभी कभी अपन पुलिस वाले फिर आखिरी में पिक्चर में बताते हो कि उसने ये पॉसिबिलिटी सोची नहीं थी। आप सारी पॉसिबिलिटी सोच के प्रोग्राम बनाना कि कहां कहां पे एरर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स। एक आइटम को लेके ना कभी कभी क्या होता है, तरह तरह के प्रोसीजर होते हैं। मैं बताता आपको कैसे। इन्वेंट्री का एक प्रोसीजर क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा प्रोसीजर क्या है कि वो इन्वेंट्री का परचेज डॉक्यूमेंट होगा, वो परचेज डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन। अब ये दो चीजें हैं, है ना। तीसरा चीज क्या है, आपका ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स इज इक्वल टू क्लोजिंग। ये तीसरा तरीका है। ये सारे जो तीनों प्रोसीजर है ये लग रहे सिर्फ एक आइटम को लेके, तो ये तीनों आपस में मैच होने चाहिए। देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन। दूसरा, आप सेल्स पे अलग प्रोसीजर लगा रहे हो, आप इन्वेंट्री पे अलग प्रोसीजर लगा रहे हो, आप सेल्स पे अलग प्रोसीजर लगा रहे हो, आप डेटर पे अलग प्रोसीजर लगा रहे हो। क्या आप मानते हो कि सेल्स और डेटर कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना। तो इन दोनों के, ये दोनों रिलेटेड आइटम्स हैं, इन दोनों पे लगने वाले प्रोसीजर को कोऑर्डिनेट कर लो ताकि साथ में चेक हो जाए और इधर की चीज इधर मिल जाए। एंट्री का कॉन्ट्रा तो यही जाएगा ना, अरे भाई 2 सेल्स हुआ है तो पूरा कॉन्ट्रा तो डेटर में जाएगा ना, अज्यूमिंग कैश सेल नहीं है ना। या मान लो 3 ट्रायंगल पकड़ लो, कैश बैंक पकड़ लो, डेटर पकड़ लो और सेल पकड़ लो, खत्म। मतलब तेरा 100 का सेल हुआ अगर, तो या तो वो 100 में से कुछ रुपए कैश में होने चाहिए और कुछ रुपए डेटर में होने चाहिए। तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, अज्यूमिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। बस कोऑर्डिनेट करो, ये तीनों रिलेटेड आइटम के प्रोसीजर आपस में कोऑर्डिनेट करो। चलो, स्कोप में रहना है, लिखित प्रोग्राम लिखना है और हर एरिया के लिए ऑब्जेक्टिव दे देना। 3 पॉइंट, अपने स्कोप में रहो। देखो स्कोप और ऑब्जेक्टिव साथ में चलते ना, तो अपने स्कोप में रहो, हर एरिया को ऑब्जेक्टिव दे दो और उसके अलावा लिखित प्रोग्राम बनाओ। ये 3 पॉइंट हो गए। अब आता है एविडेंस पे। एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल और अप्लाई स्टेप्स दैट आर नेसेसरी फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। ठीक है, उसके बाद में एरर की सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लो, एरर की सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर कर लो एरर, और उसके बाद में आखिरी कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर्स रिलेटेड टू रिलेटेड आइटम्स। क्लियर है। अब देखो मैं तुमको बताता हूं, मेरे साथ बने रहना। देखो मैं आपको तुमको पूरा चेन से लर्न कराता हूं। सबसे पहला स्कोप, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में प्रोग्राम बनाया। ठीक है, प्रोग्राम बना के प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर से एविडेंस मिला। प्रोसीजर और स्टेप्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही बात होगी ना, स्टेप लगाना प्रोसीजर लगाना। ठीक है, फिर उससे एविडेंस मिला और एविडेंस मिलते समय, एविडेंस इकट्ठा करते समय हमने सारे एरर की पॉसिबिलिटी कंसीडर। अब मैं बिना देखे तुमको बोलता हूं, ऑडिट की साइकिल याद रखेंगे। स्कोप, बोलो मेरे बच्चे, स्कोप, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक मिनट, स्कोप ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर प्रोग्राम लिखना। अभी तक ऑडिट चालू भी नहीं हुआ, प्रोग्राम लिखा, फिर प्रोसीजर लगाया, प्रोसीजर के साथ में स्टेप्स लगाया, उससे एविडेंस मिला और एविडेंस मिलते मिलते हमने देख लिया कि सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर क्या है। ठीक है, स्टे विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, assign objective to each area, prepare written audit program, apply procedures, coordinate procedures to all related items, coordinate procedures to all related items,
अप्लाई स्टेप्स which are necessary for the given verification purposes. क्या मिलेगा? As evidence. Assess the evidence reasonably available. Determine the best available evidence. Consider all possibilities of error. लर्न हो गया. सिर्फ साइकिल याद रखना, अपने आप लर्न हो जाएगा. ठीक है. अब सुनो, अब बज गए 11. ठीक है ना. तो अभी ये समझो लास्ट पेज अपना बचा है, ये अपन कल कर लेंगे. ठीक है. और कल फिर अपन आगे का ये अपना आधी घंटे में हो जाता, फिर उसके बाद में कल अपन नेक्स्ट चैप्टर चालू कर लेंगे. ठीक है. अभी कुछ चीजें हैं